राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लालच की हद। ये ज़मीन अब मेरी है और आज के बाद कोई भी इस पर अपना हक जताने की कोशिश भी मत करना। रागिनी ने पूरे आंगन के सामने कागज हवा में लहराते हुए कहा तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। जिस जमीन को लेकर पिछले 2 साल से रोज झगड़े हो रहे थे, जिस जमीन पर उसके ससुराल वाले अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, आज इसी जमीन की असली कागज रागिनी के हाथ में थे। सास कमला देवी गुस्से से कांपने लगी। बहू होकर हमें आंख दिखा रही है तू। रागिनी की आंखों में भी पहली बार डर नहीं था। आंख नहीं दिखा रही माँ जी, बस अपना हक बचा रही हूँ। आंगन में खड़े उसके पति अजय ने भी तीखी आवाज़ में कहा, इतना घमंड ठीक नहीं है रागिनी, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा है। रागिनी कड़वी हंसी हंस पड़ी। घर मेरा है। जब से इस घर में आई हूँ तब से यही सुन रही हूँ कि मैं पराई हूँ। मेरे मायके की चीज़ भी इस घर की है, लेकिन इस घर की कोई चीज़ मेरी नहीं है। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने सच उनके मुंह पर कह दिया था। असल में रागिनी के पिता की मौत के बाद गांव में उसकी 5 बीघा पुश्तैनी ज़मीन उसके नाम हुई थी, क्योंकि वह इकलौती थी। ज़मीन सड़क के किनारे थी और कुछ ही सालों में उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी थी। शुरू में ससुराल वालों ने प्यार से समझाया कि ज़मीन बेचकर पैसे घर में लगा दो। फिर धीरे धीरे सलाह दबाव में बदल गई। कमला देवी रोज़ ताना मारती, बहू आखिर लड़की का मायका कब तक साथ देता है? भाई भी नहीं है तुम्हारा कोई, सब कुछ तो ससुराल का ही होता है। देवर रोहित भी मौका मिलने पर कह देता, भाभी ज़मीन बेच दीजिए, भैया दुकान खोल लेंगे तो पूरे परिवार का फ़ायदा होगा। लेकिन रागिनी जानती थी कि उसके पिता ने मरने से पहले कितनी मेहनत से वह ज़मीन बचाई थी, इसीलिए वह हर बार बात टाल देती। एक शाम जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तब उसने कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। सास, पति और देवर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। रागिनी चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अजय कह रहा था, अगर रागिनी नहीं मानेगी तो किसी तरह पावर ऑफ अटर्निटी बनवा लेते हैं, बाद में ज़मीन बेच देंगे। कमला देवी बोली, बहू को ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद लड़की की चीज़ों पर पति का भी हक होता है। ये सुनते ही रागिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बात सिर्फ सलाह तक नहीं रही थी। अब लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की सोचने लगे थे। उस रात की उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन एक फ़ैसला ज़रूर कर लिया। उसे अपने पिता की आखिरी निशानी किसी भी कीमत पर बचानी थी। अगले ही दिन रागिनी बिना किसी को बताए अपने मायके वाले गांव चली गई। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले उस ज़मीन के सारे कागज़ दोबारा निकलवाए और एक वकील से सलाह ली। वकील ने कागज़ देखकर साफ कहा, ज़मीन पूरी तरह आपके नाम है। आपकी लिखित अनुमति के बिना कोई इसे बेच नहीं सकता। यह सुनकर रागिनी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसे अपने ही घर वालों पर भरोसा नहीं रह गया था। जब वह शाम को वापस ससुराल पहुंची तो अजय का चेहरा गुस्से से लाल था। कहाँ गई थी बिना बताए? उसने दरवाजे पर ही पूछा। रागिनी ने शांत स्वर में कहा, अपने गांव गई थी। क्यों?
अपनी ज़मीन देखने। इतना सुनते ही अजय का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि रागिनी को कुछ न कुछ पता चल चुका है। उस रात खाने की मेज़ पर अजीब सा माहौल था। कोई किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। तभी कमला देवी बोली, बहू, हम तो तुम्हारे भले की सोचते हैं, लेकिन तुम हमें अपना दुश्मन समझने लगी हो। रागिनी ने पहली बार सीधा जवाब दिया, जो लोग मेरी मर्जी के बिना मेरी ज़मीन बेचने की बात करें, उन्हें मैं अपना भला चाहने वाला कैसे मान लूँ माँ जी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। अजय गुस्से में बोला, किसने कहा तुमसे ऐसी बात? रागिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुम लोग कमरे में बैठकर योजना बना रहे थे, उस दिन मैं सब सुन रही थी। अब किसी के पास जवाब नहीं था। कुछ दिनों बाद रागिनी को एक और झटका लगा। गांव के एक परिचित ने फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग ज़मीन की कीमत और खरीदारों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। नाम सुनकर रागिनी समझ गई कि ये काम उसके ससुराल वालों का ही है। उस रात वह बहुत रोई। उसे दुख ज़मीन का नहीं था, दुख तो इस बात का था कि जिन लोगों को वह अपना परिवार मानती थी, वही उसके भरोसे को तोड़ रहे थे। लेकिन इस बार उसने रोककर चुप बैठने के बजाय एक बड़ा कदम उठाया। उसने ज़मीन पर एक छोटा सा बोर्ड लगवा दिया, यह संपत्ति रागिनी शर्मा की निजी संपत्ति है। किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री की बातचीत केवल मालिक की अनुमति से होगी। जब यह बात ससुराल पहुंची तो घर में फिर से तूफान आ गया। कमला देवी चिल्लाई, पूरे गांव में हमारी बदनामी करवा दी बहू ने। रोहित बोला, लोग कह रहे हैं कि भाभी अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं करती। रागिनी ने दृढ़ आवाज़ से कहा, भरोसा कमाया जाता है, छीना नहीं जाता। उसकी बात सुनकर अजय पहली बार बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि लालच में आकर बात बहुत दूर निकल चुकी है। लेकिन असली मोड़ तो अभी आना बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास करा दिया। और शुरुआत में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ दिनों बाद आधी रात को कमला देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। अजय और रोहित घबरा गए, क्योंकि उस समय घर में इतने पैसे नहीं थे कि तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती करा सके और उनका इलाज करवा सके। इधर अजय इधर उधर फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। तभी रागिनी बिना कुछ कहे अलमारी से अपना बैग लेकर आई और बोली, चलो माँ जी को अस्पताल ले चलते हैं। रात भर किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। अस्पताल पहुंचते ही रागिनी ने अपनी बचत के पैसे जमा कर दिए और इलाज शुरू हो गया। 2 दिन तक वह अस्पताल में कमला देवी के पास बैठी रही। दवा देना, खाना खिलाना, डॉक्टरों से बात करना, सारी जिम्मेदारी उसने अकेले संभाली। अजय और रोहित भी साथ में थे, लेकिन उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बहू को वे अकेली ज़मीन के नज़रिए से देखने लगे थे, केवल वही मुश्किल समय में सबसे पहले खड़ी थी। तीसरे दिन डॉक्टर ने बताया कि खतरा अब टल गया है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से रागिनी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। घर लौटने के बाद
माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। झगड़े बंद हो गए थे, लेकिन एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैल गई थी। एक शाम गांव से खबर आई कि सड़क चौड़ी होने वाली है और रागनी की जमीन का एक हिस्सा सरकारी अधिग्रहण में आ सकता है। इसके बदले अच्छा मुआवजा मिलने की संभावना भी है। ये खबर सुनते ही रोहित फिर उत्साहित हो गया। भाभी, अब तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन इस बार अजय ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस करो रोहित, हर बात में जमीन और पैसे मत देखा करो। रोहित हैरानी से भाई की तरफ देखने लगा। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हम लोगों ने गलत किया है, बहुत गलत किया है। हम जमीन को लेकर इतने अंधे हो गए थे कि रिश्ते भूल गए। दरवाजे के पास खड़ी रागनी ने ये बात सुनी तो पहली बार उसे लगा कि शायद अजय को अपनी गलती समझ आने लगी है। उस रात अजय उसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं पति होकर भी तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें ही दबाव में डालता रहा। रागनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। उसके दिल में अभी भी पुराने जख्म ताज़ा थे। भरोसा टूटने में एक दिन नहीं लगता, लेकिन जुड़ने में बहुत समय लगता है। अजय ने आगे कहा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी ज़मीन के बारे में फैसला सिर्फ तुम करोगी। रागनी चुप रही, मगर उसके चेहरे की कठोरता थोड़ी नरम पड़ गई। उधर कमला देवी भी अंदर ही अंदर पछता रही थी। उन्हें महसूस होने लगा था कि लालच में उन्होंने उस बहू का दिल दुखाया, जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। अब घर में सब अपनी अपनी गलती समझने लगे थे, लेकिन क्या सिर्फ पछतावा काफ़ी था? रागनी के मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या सचमुच ये लोग बदल गए हैं, या फिर वक्त के साथ सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा? यही फैसला आने वाले दिनों में होना था। करीब 1 महीने तक घर में ज़मीन का नाम तक किसी ने नहीं लिया। न कमला देवी ने कोई ताना मारा, न रोहित ने कोई सलाह दी, और न ही अजय ने किसी कागज़ की बात छेड़ी। रागनी सब देख रही थी, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह अपना मन नहीं खोला था। फिर एक दिन गांव के पंचायत भवन में सड़क अधिग्रहण को लेकर बैठक रखी गई। रागनी भी वहां पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि ज़मीन के जिस हिस्से की ज़रूरत होगी उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा और बाकी ज़मीन मालिक के पास ही रहेगी। बैठक से लौटते समय अजय ने रास्ते में ही कहा, रागनी, जो भी फैसला लेना हो बिना किसी दबाव के लेना, अपनी सोच समझ के लेना। अगर तुम ज़मीन अपने पास रखना चाहो तो भी ठीक है, और अगर भविष्य में कुछ और सोचना चाहो तो भी। रागनी ने उसकी तरफ देखा। यही बात वह पिछले 2 साल से सुनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद रागनी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। कमला देवी, अजय और रोहित सब चुपचाप बैठ गए। उन्हें लगा शायद रागनी कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है। रागनी ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा, इस ज़मीन को मैं नहीं बेचूंगी। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है और हमेशा रहेगी। सबने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। फिर रागनी ने आगे कहा, लेकिन मैं रिश्ते भी नहीं तोड़ना चाहती। गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी।
लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। कमला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह उठकर रागिनी के पास आई और बोली, बहू नहीं, बेटी कहने का हक भी हमने खो दिया था, फिर भी तुमने हमें माफ़ करने की सोची। रोहित ने भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। अजय ने सबके सामने कहा, आज के बाद इस घर में किसी की संपत्ति पर कोई नज़र नहीं रखेगा। रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं, ये बात हमें देर से समझ आई। रागिनी ने पहली बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। कुछ महीनों बाद सड़क का काम शुरू हुआ। ज़मीन के एक छोटे हिस्से का मुआवजा मिला, लेकिन उस पैसे को लेकर घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। रागिनी ने अपनी मर्जी से कुछ पैसा भविष्य के लिए बचाया और कुछ घर की ज़रूरतों में लगाया। इस बार किसी ने उससे हिसाब नहीं मांगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कमला देवी फिर से उसे बेटी की तरह मानने लगी। रोहित हर काम में उसका सम्मान करने लगा और अजय ने भी उसका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश जारी रखी। रागिनी जानती थी कि पुराने घाव पूरी तरह कभी नहीं मिटते, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि हर टूटे रिश्ते का अंत बिछड़ना नहीं होता। कभी कभी सच्ची गलती स्वीकार कर लेने से और सम्मान वापस देने से रिश्ते से फिर से जुड़ जाते हैं। उस दिन आंगन में बैठी रागिनी ने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी, आपकी ज़मीन भी बच गई और मेरा परिवार भी। और कई साल बाद पहली बार उसे लगा कि उसने लड़ाई जीत कर नहीं, बल्कि समझदारी से सबको साथ लेकर असली जीत हासिल की है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।